हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज़ आशु और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 5 सितंबर के। और 5 सितंबर वैसे भी स्पेशल, आज टीचर डे भी है और आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाइक मेकॉन्ग और गंगा कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग हुई है 12th, और सऊदी अरेबिया जो होस्ट कर रहे हैं G20 की, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप हमारा अफेयर्स क्लाउड का जो करंट अफेयर पीडीएफ्स है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको मंथ वाइज पीडीएफ्स भी मिलेंगी, उसमें आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, इवन वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट एंड द डेली क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ भी जो आपको मिलेगी। और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ए जस्ट फॉर द प्रॉफिट, इट इज़ जस्ट टू रन दिस सोशल काइंड ऑफ इनिशिएटिव। सो यू कैन इवन गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आप इस कोड को यूज कर सकते हो, ASH10, मेरे नाम के इनिशियल्स हैं ASH10। आप उसको यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो, और भी ज्यादा जो है वो कॉस्ट जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, नॉमिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो आज के करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन इसमें है, विच स्टेट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट इनलैंड शिपिंग कार्गो फ्रॉम बांग्लादेश अंडर प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड ट्रांजिट। तो आप देखो, नाम से ही पता लग रहा है, इनलैंड वाटर ट्रेड ट्रांजिट का मतलब है कि कोई लैंडलॉक्ड एरिया है, वहां पे जो है वो आप ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आप रिवर की हेल्प ले रहे हो उसको ट्रेड करने के लिए, तो इसलिए उसको नाम दिया गया इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट। तो उसके थ्रू आप कुछ भी जो है वो दो कंट्रीज के बीच में, इवन दो स्टेट्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, उसको अपनी चीजों को बेच सकते हो, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, ये बांग्लादेश ने इंडिया के साथ जो है वो किया है, तो वो कौन सी स्टेट के साथ जो है वो हुआ है? क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो है वो मैक्सिमली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बाउंड्री अटैच है। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। हिंट की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ही है। तो आंसर दो भाई फटाफट। और गाइज, ये 300 लाइक्स हमें चाहिए ताकि हम जो हैं वो और तरह का कंटेंट बना सकें, डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। और हम एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स हम आपको वीकली करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया करेंगे, और मंथली करंट अफेयर्स भी जो है वो आपको प्रोवाइड किया करेंगे। और जो वीकली करंट अफेयर्स होंगे वो सेक्शन वाइज किया करेंगे, लाइक इंटरनेशनल हो गया, अपॉइंटमेंट्स होगी, तो वो हम सेक्शन वाइज किया करेंगे। डेली सेक्शन वाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज हम डेली भी सेक्शन वाइज कर सकते थे, लेकिन हम इसको इकट्ठा करते हैं ताकि हम वीकेंड में उसको सेग्रीगेट कर सकें। तो गाइज, इसका आंसर दो फटाफट, क्या होगा? तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है त्रिपुरा। 93 किलोमीटर का ये रिवर गुमती के साथ जो है ये ट्रेड जो है वो किया गया। खास करके ये ट्रेड किस चीज का था? सीमेंट से रिलेटेड था। तो आप देख सकते हो, त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट एवर इनलैंड शिपिंग कार्गो जो है वो रिसीव करता है, कहाँ से? बांग्लादेश से। और आप देख सकते हो कि ये दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन बनाने में कितना हेल्पफुल है। इसलिए इनलैंड वाटरवेज के ऊपर आजकल जो है वो फोकस ज्यादा बढ़ गया है कंट्रीज का, ताकि दो कंट्रीज जिनकी बाउंड्री अटैच है, एक ही रिवर फ्लो करती है, तो हम क्या कर सके, वहां से ट्रेड कर सकते हैं। और ये एमबी प्रीमियर जो है वो बेसिकली वेसल का नाम है, शिप का नाम है, जो बांग्लादेश की है, जो ये कैरी सीमेंट जो है वो लेके आई थी। कहाँ से चली थी? ये दो कांडी से चली थी, बांग्लादेश से। और कहाँ पे पहुंची है? सोनामोरा में पहुंची है। कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर। तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से कहाँ तक है। अगर स्पेशली त्रिपुरा से ही बिलोंग करते हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। और कौन सी रिवर के ऊपर है? दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर गुमती। और रिसेंटली एक बांग्लादेश के साथ और इंडियन रेलवे ने क्या किया था कि इंडियन रेलवे ने 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव इंजन्स को बना के दिया था बांग्लादेश को। तो ये भी एक आप कह सकते हो कि दो कंट्रीज में फ्लैंड रिलेशन को इंक्रीज करने का काम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द 12th मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन। ये आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। 12th इनकी मीटिंग हुई है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की, सीनियर ऑफिशियल्स मिले हैं इसमें। आपने ये बताना है ऑन द पॉइंट ऑफ द जीके कि हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ एमजीसी। तो आपने काफी स्टूडेंट्स ने इसको पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये ज्यादा न्यूज में नहीं रहती, लेकिन मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि इसमें एक तो इंडिया है, और इसमें कुछ कंट्रीज जो है वो एशियान की हैं। सारी कंट्रीज एशियान की नहीं है, इसमें कुछ कंट्रीज हैं। और इसमें थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं कि जहां से मेकॉन्ग रिवर पास करती है, मेकॉन्ग रिवर जहां से पास करती है, क्योंकि मेकॉन्ग रिवर जो है वो टोटल 6 कंट्री से पास करती है, उनमें से 5 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। उनमें से 5 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। एक गंगा हो गया, मतलब इंडिया तो मेंबर है ही है। तो आप मुझे बताओगे कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? मैं आपको हिंट दे चुका हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेकॉन्ग 6 कंट्री से पास करती है और 5 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, गंगा इंडिया से पास करती है और 5 + 1 कितना हो गया? इंडिया को मिला के 6। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर बहुत ही सिंपल है, सी आंसर होगा, 6 आंसर होगा।
तो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की अभी मीटिंग हुई है। सच हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 12th मीटिंग है या मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन की मीटिंग कहाँ पे हुई है, क्योंकि कहाँ वाला क्वेश्चन तो आजकल आएगा नहीं, क्योंकि वर्चुअली हो रही है सारी की सारी। तो 6 मेंबर्स हैं, ये आपने याद रखना है। एक तो इंडिया ही हो गया, 5 एशियन कंट्रीज होगी। 5 एशियन कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो 3 कंट्रीज जो आपस में कंबाइंड है, लाइक कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया और वियतनाम हो गया। 2 कंट्रीज और याद रखने, म्यांमार और थाईलैंड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको याद जो है वो कर सकते हो। और साथ में याद रखना है, मेकॉन्ग जो है वो चाइना से भी पास करती है, लेकिन चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ एमजीसी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 पता नहीं 17 में जो है वो इसको पूछा गया था। तो आप इसको याद कर सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो गंगा रिवर का फ्लो इंडिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज मेकॉन्ग रिवर, चाइना से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, लेकिन चाइना इज नॉट ए मेंबर ऑफ एमजीसी। और गंगा आपको पता ही है उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, फिर यूपी में जाती है, यूपी के बाद जो है वो उत्तराखंड से जो है वो यूपी में जाती है, यूपी के बाद जो है बिहार, बिहार के बाद जो है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल के होते हुए ड्रेन कर जाती है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्टर समिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस का देखो आपने याद रखना है। G20 का याद रखोगे, G20 के बाद जो आपने याद रखना है वो याद रखना है एशियान का, आपने याद रखना है एशियान का, और साथ ही साथ आपने याद रखना है एक और ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स का, कि इनकी जो 2020 की चेयरमैनशिप है वो किस कंट्री के पास है। तो एशियान की जो है वो वियतनाम के पास है, ये याद रखोगे आप। ब्रिक्स की जो है वो रशिया के पास है। G20 के आपने मुझे बता देना है। तो इसका मतलब G20 की चाहे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, चाहे होम मिनिस्टर की हो रही है, एनवायरनमेंट की हो रही है, कोई भी हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता मतलब उसकी चेयरमैनशिप जो है वो उसी कंट्री के पास रहेगी। सेम ही एशियन के पास है, सेम ही ब्रिक्स की है। जैसे आप देखोगे कल ही जो है वो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी प्रेसिडेंटशिप कौन करेगा? रशिया करेगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मुझे G20 का बता दो कौन करेगा वो। तो G20 की कौन कर रहा है? सऊदी अरबिया कर रहा है। डी आंसर होगा दोस्तों इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सऊदी अरबिया जो है वो इसको फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को लीड कर रहा है रियाद के अंदर। और आपको पता ही है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर की, तो इंडिया की तरफ से कौन लीड करेगा? एस जयशंकर जी क्या करेंगे? लीड करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर हमारे पहले जो है वो ब्यूरोक्रेट थे, सुषमा स्वराज जी के टाइम पे थे, लेकिन अब जो है पॉलिटिशियन बन चुके हैं। और खास करके ये इसलिए है ताकि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के ऊपर किस तरह से हम जो है वो रोक लगाएं या किस तरह से उसको मैनेज करें, ताकि कोविड-19 की सिचुएशन को हम संभाल सकें। क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो रोक तो सकते ही नहीं है, तो इसीलिए जो है वो क्या करें कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए यूनिवर्सली। क्योंकि क्या है ना कि कुछ कंट्रीज ओपन कर रही हैं, कुछ कंट्रीज नहीं कर रही हैं, कुछ कंट्री में टेस्टिंग फैसिलिटी अलग है, कोई कंट्री कहती है कि हम 7 दिन क्वारंटीन करेंगे, कोई कहता है 15 करेंगे, तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सल फीचर होना चाहिए, ये इंडिया की तरफ से कहा गया। आप इंडिया का स्टैंड देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया कहता है कि ठीक है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट तो आप कंट्रोल करोगे या उसको मैनेज करोगे, किस तरह से करोगे कि एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी को स्टैंडर्डाइज करो। ऐसे नहीं कि अराइवल टाइम पीरियड पे भी कर लो, डेस्टिनेशन टाइम पीरियड पे भी कर लो। कोई कंट्री इंडिया से करवा के गया बंदा, फिर अरेबिया में कर लो, फिर आप दुबई में भी कर रहे हो, अलग अलग जगह पे कर रहे हो। तो वो जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो हर जगह पे होनी चाहिए एक टेस्ट की। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए क्वारंटीन प्रोसीजर का, हर कंट्री का सेम प्रोसेस होना चाहिए। मूवमेंट और ट्रांजिट का भी सारी कंट्री का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और आपको G20 के बारे में पता ही है, टोटल कंट्रीज मेंबर कितनी है? 20। गलत हो जाएगा अगर आप 20 लिख दोगे। 19 कंट्रीज हैं और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मुझे बताओगे वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो मेंबर है G20 की? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 की 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज हैं इसमें। और G20 का थीम आपने देखना है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये क्यों थीम ऐसा रखा गया है? बिकॉज वो कहते हैं कि जो कोविड है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेंगे तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, तो ये थीम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, पिक्चर से करेंगे इस क्वेश्चन को। आरबीआई अनाउंसेस लिक्विडिटी मेजर्स टू इंश्योर ऑर्डरली क्रिकेट कंडीशन, दैट इज द, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास मार्केट कंडीशंस हैं, लाइक आजकल कोविड-19 के कारण लिक्विडिटी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी, अगर आप देखोगे शायद या तो 31 अगस्त की वीडियो को देखो या 29 की वीडियो को देखो, उसमें जरूर इसको ऐड किया गया कि आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी मेजर ले रहा है। कुछ बॉन्ड्स को आरबीआई क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ के बॉन्ड जो है वो इशू कर रहा है, दोबारा से फिर कर रहा है, मतलब टोटल 40,000 करोड़ के हो जाएंगे। तो वो सेल कर रहा है, परचेज भी कर रहा है कुछ, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को क्या किया जा सके? मैनेज किया जा सके।
नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कैटेगरीज आर इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फॉर फाइनेंसिंग बाय आरबीआई। तो बेसिकली एक फीचर होता है सारे बैंक्स के अंदर कि एक प्रायोरिटी सेक्टर बना के रखा होता है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब कि इनको ये लोन जो है वो देना ही देना है इतने परसेंट। उससे क्या होगा कि वो बंदे जो है वो ग्रो करेंगे। और वो किस में होता है, खास करके माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज को देना है, एग्रीकल्चर के लोगों को देना है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को किसी तरह से हमने लोन को डिस्पर्स करवाना है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज आरबीआई ने और ऐड कर दी हैं। और ये प्रायोरिटी सेक्टर की जो कंडीशन है वो कितने परसेंट की होती है, 40% की होती है। जो बैंकिंग वाले हैं इसको अच्छे से सुन लो कि प्रायोरिटी सेक्टर की कंडीशन जो है वो कितनी होती है, 40% की होती है। जिसमें ऑलमोस्ट जो है वो 18% टारगेट रखा जाता है, 40% में से 18% टारगेट रखा जाता है कि एग्रीकल्चर को ही मिले। क्लियर। तो आपने याद रखना है कि अब ये 3 कैटेगरीज और इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो आप मुझे बताओगे कौन कौन सी कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया, फटाफट 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सी कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है जो आज की सिचुएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं? आप सोच के देखो। क्या स्टार्टअप्स जरूरी हैं? बिल्कुल, तभी तो काम मिलेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब्स हैं नहीं, कम हैं, जिसके कारण जो स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। बिजनेस आइडियाज़ हैं। सोलर पावर प्लांट, यस, अगर क्लीन एनर्जी का हम सिस्टम लेके चल रहे हैं, बायोगैस प्लांट्स का सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्लीन एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए दोनों चीज़ों को वो लोन देना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि मैंने बताया था क्लीन एनर्जी के लिए 175 गीगावाट जो है वो टारगेट रखा गया। मैं हर रोज एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाता ही हूँ, हर रोज मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें 100 गीगावाट जो है वो किसका है, सोलर एनर्जी का है, 60 गीगावाट जो है वो किसका है, विंड का है, और 10 गीगावाट जो है वो इसमें बायो एनर्जी का है, और 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का है। तो आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जो है वो इशू की हैं फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और स्टार्टअप्स की एक खास बात है कि अप टू ओनली 50 करोड़, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, अप टू 50 करोड़ है। अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें जो है वो सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजी पे ए पार्ट ऑफ पे यू फाइनेंस हैज लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल क्रेडिट कार्ड। वट इज द नेम ऑफ दिस कार्ड? देखो, लेजी पे, लेजी नाम इसलिए रखा गया है कि आप आज पे नहीं कर सकते, आज आपके पास पैसे नहीं है, अब बाद में जो है वो क्या कर सकते हो, पैसे को दे दो, एक बार हमसे ले लो। तो इट इज ए मीनिंग ऑफ द लेजी पे, दैट्स वाई पे यू स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ द इनिशिएटिव। अब लेजी पे जो पेयू का ही एक सब्सिडरी है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इसी उस पे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपको बैंक जो है वो इनिशियली कुछ पैसा पहले से दे रहा है, और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज़ है कि आप यूज़ करो इस पैसे को, कोई बात नहीं, बाद में पे कर दियो। उसमें कुछ टाइम लिमिट होती है जिसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता, बाद में इंटरेस्ट लगना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। तो आंसर क्या है इसका, लेजी यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट मीन्स जो क्रेडिट कार्ड हैं उनको भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से, यूपीआई के मेथड के थ्रू। मतलब आपको एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, उसका एक यूपीआई आईडी बना दिया जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो एक नया सा डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो पहली बार जो है वैसा इशू हुआ है। तो इसमें बाय नाउ पे लेटर वाला ऑप्शन जो है वो क्रेडिट कार्ड में होता ही है, तो उसके थ्रू जो है वो आप इसको दे सकते हो। तो मोबाइल के अंदर ही जस्ट वो क्रेडिट कार्ड आएगा, जैसे आपने पहले भी हमने एक न्यूज़ के अंदर कवर किया था, बहुत पहले, लाइक जून से पहले की बात है कि हमने उसको, आप वेबसाइट पे देखोगे आपको न्यूज़ मिल जाएगा। तो उसमें जो है वो हमने कवर किया था कि जो पेटीएम है वो भी ऐसे डिजिटल कार्ड जो है वो इशू करता है, वैसे ही जो है वो ये क्रेडिट कार्ड है। विच बैंक लॉन्च्ड ए कार्डलेस कैश विदड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। काफ़ी लोग एटीएम में जाते होंगे, कई बार पिन भूल जाते होंगे, तो आपने कोशिश की होगी, वहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा होता है कार्डलेस, है ना? तो वो होता नहीं है आपसे, कितनी बहुत बार ट्राई करते हो, काफ़ियों से हो जाता है। तो वो एटीएम मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी है, इसलिए ये न्यूज़ को कवर किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा बैंक जिसने अभी अभी जो है वो कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी जो वो स्टार्ट की कि एटीएम में विदाउट कार्ड भी जो है वो पैसे निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ होनी ज़रूरी है, वो एटीएम इक्विप्ड होनी चाहिए, किसके लिए, आईएमटी के लिए, दैट इज़ द इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम के साथ जो है वो इक्विप्ड होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो क्या निकाल पाओगे आप, उससे कैशलेस जो है वो विड्रॉल कर पाओगे। तो आपने बताना है ये किस बैंक का इनिशिएटिव है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, फटाफट आप आंसर दे सकते हो इसका। और आंसर क्या है इसका, आंसर है आरबीएल। आरबीएल आंसर होगा। तो आरबीएल के थ्रू जो है वो अब आप कोई भी बैंक ब्रांच में, अलग अलग बैंक्स में जाके जो उनके एटीएम्स हैं उनमें कैश विड्रॉल कर सकते हो विदाउट एटीएम। लेकिन ये उन्हीं के अंदर अवेलेबल है जिसके अंदर आईएमटी सिस्टम होगा। और ये आईएमटी सिस्टम को प्रोवाइड करना जो है, इसलिए इन्होंने टाई अप किया है कौन सी कंपनी के साथ, एम पेज पेमेंट सोल्यूशन। एम पेज पेमेंट सोल्यूशन के साथ इन्होंने क्या किया, टाई अप, ताकि ये
ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके साथ टाई अप किया, ये याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आरबीएल की मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम क्या है, मो बैंक, दैट इज द मोबाइल बैंकिंग। उसके थ्रू आप ये लोकेट कर सकते हो कि कौन से एटीएम के अंदर आईएमटी फंक्शन है, तो उसमें जाके आप कैडलेस जो है वो यूज कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो दो थी कि एक तो आईसीआईसी बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के साथ टाई अप किया ताकि वो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो है वो इंस्टा लोन्स दे सकें, ताकि जो आपने म्यूचुअल फंड्स करवाए हुए हैं उसको प्लेज करके बैंक में आपको क्या मिल सके, लोन मिल सके। जैसे एफडी को प्लेज करके लोन मिल जाता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को, म्यूचुअल जो फंड्स हैं उनको प्लेज करके जो वो क्या मिल जाएगा, इंस्टा लोन्स मिल जाएंगे। नॉट म्यूचुअल फ्रेंड्स, इट इज़ ए म्यूचुअल फंड। आरबीएल बैंक का एक और क्वेश्चन और आरबीएल बैंक से रिलेटेड है कि इन्होंने जोमेटो के साथ टाई अप किया है और जोमेटो से रिलेटेड जोमेटो स्पेसिफिक जो है वो डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं, ताकि आप ऑनलाइन फूड जो है वो उससे ऑर्डर कर सको, उससे आपको कुछ कैशबैक और कुछ डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आयुष्मान खुराना की, आप पिक्चर देख रहे हो, ये लर्न फ्रॉम पिक्चर है कि कौन सी कंपनी ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि आयुष्मान खुराना किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और उस कंपनी का नाम क्या है, बजाज अलायंस। आपने याद रखना है आयुष्मान खुराना किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, आज बजाज अलायंस के जो हैं वो बनाए गए हैं। और आपने इसको याद रखोगे, किस तरह से याद रखोगे, बजाज अलायंस के नाम से याद रखोगे। नेक्स्ट फिर से कंपनी एसबीओ टॉप, जो कि एक बेटिंग कंपनी है, बेटिंग जो है वो लगाते हैं, गैम्बलिंग कंपनी है, जो कि क्रिकेट के ऊपर आप देख सकते हो, लाइव कैसीनोज हो गए, स्लॉट गेम्स होगी, जो भी आप गैम्बलिंग सोच सकते हो वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बना दिया गया है, ड्वेन ब्रेबो को बना दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एसबीओ टॉप है उसने किसी क्रिकेटर को जो है वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया। वेस्ट इंडीज के बहुत ही फनी क्रिकेटर और एंटरटेनर क्रिकेटर, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर ड्वेन ब्रेबो, और वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एन ओजोन बेस्ड डीकंटेमिनेशन डिवाइस नेम चक्कर डी कोव टू डीकंटेमिनेट द N95 मास्क। तो ये एक अलग सा इनिशिएटिव है, एक ऐसी डिवाइस बना दी गई है कि इसमें मास्क कोड आप डालो और ये 90 मिनट्स के अंदर जो है वो डीकंटेमिनेट कर देगा मास्क को, और इन मास्क को आप दोबारा से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मतलब रीयूज टेक्नोलॉजी होगी। 10 बार अप टू 10 टाइम्स जो है इसको यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ दिस IIT। टेल मी आंसर, यस गाइस, विद इन 5 seconds, एंड आंसर इज IIT। Yes, guys, answer is C, IIT Delhi. This is a initiative of IIT Delhi. You can see in the picture that this one. This is the picture of this machine, that is the Chakkar D-Cove. It means Chakkar Innovation is a startup of the IIT Delhi. That is the startup of IIT Delhi. Some students build this Chakkar Innovation. By this Chakkar Innovation, this machine is built, that is the Chakkar D-Cove. सो आप इससे क्या कर सकते हो, डिकंटेमिनेट कर सकते हो और मास्क को बहुत बार, मतलब 10 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। 90 मिनट का इसमें टाइम पीरियड लगता है, और इसको लॉन्च किसने किया, अश्विनी कुमार चौबे जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हेल्थ के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और आपने याद रखना है IIT दिल्ली का ही एक स्टार्टअप है चक्कर इनोवेशन, जिन्होंने इसको बनाया है, तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट एक न्यूज़ जो है वो साइंस एंड टेक से आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बेसिकली न्यूज़ नहीं कह सकते, ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है कि इसको न्यूज़ में प्रेजेंट किया जा सकता है। दो ऑर्गेनाइजेशन हैं स्पेस रिसर्च के लिए, आप कह सकते हो कि स्पेस रिसर्च की साइंटिफिक कोलेब्रेशन है वो। एक कंपनी का नाम है लीगो, जो कि यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती है, एक कंपनी का नाम है वर्गो, जो कि इटली से बिलोंग करती है। दोनों ने ये डिटेक्ट किया है कि दो ब्लैक होल्स थे, एक का सोलर मास जो है वो 66 के आसपास था, एक का सोलर मास जो है वो 85 के आसपास था, लेकिन अब वो दोनों ही क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। मर्ज हो चुके हैं मतलब एक बन चुका है, और उनका सोलर मास जो वो कितना हो चुका है, 142 सोलर मास हो चुका है, जो कि एक इम्पॉसिबल है। और इसीलिए इस ब्लैक होल का नाम जो है वो क्या रख दिया गया, इम्पॉसिबल ब्लैक होल रख दिया गया है। तो आपने याद रखना है, जो दो ब्लैक होल थे वो मर्ज हो गए हैं छोटे मास के, और एक बड़ा जो है वो ब्लैक होल बन चुका है, जिसका नाम क्या है, इम्पॉसिबल। तो बस इतनी न्यूज़ जो है वो आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, इतना की क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड विच ऐप, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड विच ऐप टू डेवलप इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन द यूनिक इंडियन वे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इंग्लिश बोली जाती है खास करके इंडिया में, तो उसका एक्सेंट जो है वो अलग होता है। कई लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं, कई लोग थाई एक्सेंट में बोलते हैं, कई लोग USA के एक्सेंट में बोलते हैं। तो ये अलग अलग एक्सेंट है कि किस तरह से उसको बोला जाता है।
हमने जो ऐप डेवलप की है वो इंग्लिश वे में जो है, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इंडियन वे में जो है वो क्या करता है, बोल के सिखाता है आपको किस तरह से बोलनी है, वो बताता है। तो ये एक अलग सा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो आपने बताना है उस ऐप का क्या नाम रखा गया जो इस तरह की प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाएगा। दैट इज इंग्लिश प्रो। आंसर क्या है इसका? डी, इंग्लिश प्रो। तो इंग्लिश प्रो ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया। आप देख सकते हो ये एक तरह की, दिस इज ए फर्स्ट इनिशिएटिव बाय एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लिश एंड द फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो उन्होंने इसको किसके तहत किया है, क्यों किया है? यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप CSR देखते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने कोई सोशल वेलफेयर का काम करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस ऐप को डेवलप किया ताकि नए यूथ को हम स्किल कर सकें, ताकि वो क्या कर सके, इंग्लिश को इंडियन वे में जो है बोल सके, ताकि इंडिया में उसको समझ सके। नेक्स्ट आते हैं, हु वन दी 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट वाया ऑनलाइन। तो ये पहली बार हो रहा है कि ऑनलाइन किया जा रहा है, अदरवाइज तो ये न्यूयॉर्क में होता है, हर साल होता है क्योंकि एनुअल है, और ये फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क में किया जाता है। आपने बताना है कि ये इस बार किसने जीता है। फिर से टक्कर जो है वो किसके बीच में थी? इंडिया और रशिया के बीच में थी। इंडिया और रशिया के बीच में थी, लेकिन लास्ट में टाई ब्रेक हो गया, लेकिन स्कोर इंडिया का ज़्यादा था तो इंडिया को क्या कह दिया गया? विनर कह दिया गया। ऐसा ही अब रिसेंटली देखोगे आप, फिडे चेस टूर्नामेंट हुआ था, चेस चैंपियनशिप थी, उसको भी जो है वो इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली जीता है, लेकिन इसमें इंडिया जीत गया। तो आप बताओगे मुझे वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है? ये जीता है, दैट इज पनीर सेल्वम इनियन ने। तो आप जस्ट इंडियन भी याद रखोगे, पी इंडियन, तो भी आपका काम बन जाएगा, आंसर आपका ठीक हो जाना। तो आप इनकी फोटो देख सकते हो, फोटो से थोड़ा सा आपको याद रखेगा, इंडियन नाम से इस बंदे का नाम याद रखोगे। तो इन्होंने जो है वो इस चेस चैंपियनशिप को जीता है, जो कि ऑर्गेनाइज किसने की थी? कॉन्टिनेंटल चेस एसोसिएशन ने की थी। वैसे ये मैं बता चुका हूँ कि न्यूयॉर्क में होती है, लेकिन पैंडेमिक के कारण नहीं हो पाए, और इंडिया रशिया फाइनल में थे, लेकिन इंडिया जो है टाई ब्रेक के अंदर अच्छे पॉइंट्स होने के कारण जीत गया। नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस न्यू बुक द लिटिल बुक ऑन ग्रीन नजेस। नजेस का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है पुश, कि किसी को इतना उसके लिए पुश करो कि वो उस चीज़ को मानने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए, जो उसको इतना समझाओ उस चीज़ के लिए कि वो तैयार हो जाए। तो ग्रीन नजेस मतलब मतलब ऐसी चीज़ें उसको बताओ कि वो ग्रीन इनिशिएटिव अपनाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कहीं बाहर जाना है, तो कहीं आसपास जाना है, तो साइकिल का यूज़ करो, वॉक करो, है ना, पेड़ लगाओ, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाओ, ठीक है, आसपास के एरिया को लाइक पेपरलेस करो, ताकि क्या हो, ग्रीन इनिशिएटिव इंक्रीज हो, सोलर एनर्जी का यूज़ करो, क्लीन एनर्जी का यूज़ करो। तो ये किसके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है? लोगों को इस चीज़ के लिए पुश करने के लिए, दैट इज़ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जो है वो इनिशिएट किया गया है। तो आप देख सकते हो द लिटिल बुक ऑन ग्रीन नजेस। तो इट इज़ टू इंस्पायर स्टूडेंट्स अराउंड द ग्लोब, ताकि वो इन्वायरमेंटली और फ्रेंडली हैबिट्स और ग्रीनर लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकें। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ऐसी पहली बिहेवियरल साइंस और नज थ्योरी है जो कि ह्यूमन एक्शंस के ऊपर आधारित है, कि जो ह्यूमन को मोटिवेट करना है, ना कि इन्होंने खुद कुछ करना है। तो UNEP अदरवाइज क्या करता है, खुद ऐसे कुछ चीज़ें करता है जिसके कारण जो है वो लोग भी उसको करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लोगों को पुश कर रहा है वो फैक्टर चेंज करने के लिए, मतलब लोगों के बिहेवियर को क्या करना चाहता है, ये चेंज करना चाहता है। तो ग्रीन इनिशिएटिव लेके आना है, तो ग्रीन नजीज प्रोग्राम को जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया। तो एक वर्ड याद रखना है बस, ग्रीन नज, वो बुक में भी है और इनिशिएटिव भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और बुक, दैट इज इन्वर्टोनॉमिक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स में से इनका नाम आता है, और ये लिखी किसने है? ये गुरमीत सिंह चौहान ने लिखी है। इसमें बताया गया है जो बेसिक प्रॉब्लम्स है इंडिया की, लाइक पॉवर्टी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल प्रॉब्लम है, कास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, वाटर प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, जो सारी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है इंडिया की, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके 8 तरह के आइडियाज जो है इसमें शेयर किए गए हैं। तो 8 आइडियाज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? दैट इज द गुरमीत सिंह चौहान ने इसको लिखा है। नेक्स्ट बुक, अगेन ये एक बुक नहीं है, दो बुक्स आप जो है वो देख रहे हो, एक तो नथिंग टू लूज है नाम, एक है बाय माई ओन रूल्स। जो ये किसने लिखी है? ये माँ आनंद शीला ने लिखी है, मतलब इनका ओरिजिनल नाम शीला पटेल है, लेकिन ये फिर ओशो के साथ जो है वो रही हैं, वहाँ पे इनको गिल्टी भी प्लीड किया गया और इनको सज़ा भी हुई थी कुछ, लेकिन आपने सिर्फ ओशो के नाम से या रजनीश जी के नाम से इसको जो है याद रख लेना है। तो नथिंग टू लूज जो वो एक तरह की इनकी बायोग्राफी की तरह है, इन्होंने अपने बारे में इसमें काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, और उस इंसिडेंट 1984 में जो वहाँ पे
ब्लास्ट हुआ था तो उसके बारे में बताया हुआ है, बायोकेमिकल था, तो वो इसके अंदर बताया हुआ। तो हमने इतनी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ नाम याद रखना है, नथिंग टू लूज। और एक जो है वो बुक है बाय माई ओन रूल्स, किसने लिखी है? माँ आनंदशीला और शीला पटेल। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड आई रखवाली एप्लीकेशन टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट। आई रखवाली नाम से पता लग रहा है कि रक्षा करनी है, मैं रक्षा करूंगा किसकी? फॉरेस्ट एरियाज की, मतलब मैं फॉरेस्ट एरियाज को वहां पे जो है वो पेड़ और लगाऊंगा, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाऊंगा, कोई काट रहा है उसको रोकूंगा, और कोई गलत काम हो रहा है उसको ऐप पे क्या करूंगा मैं, बताऊंगा अथॉरिटीज को कि ऐसे करके जो है वो गलत हो रहा है, ताकि किसी तरह से मैं एरिया को प्रोटेक्ट कर सकूं और इंक्रीज कर सकूं। और वो स्टेट कौन सी है जिन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन को लॉन्च किया? और वो है पंजाब। जो इनके मिनिस्टर हैं लाइक साधु सिंह धर्मसोत जी, उन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया है ताकि लोगों को क्या बनाया जाए? ग्रीनरी सेवियर, लोग जो हैं वो ग्रीन एनवायरनमेंट को बचा के रख सकें। तो अब देखोगे आई रखवाली जो है वो स्टार्ट किया, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2020 के लिए जो अभी होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिटीजन्स को ग्रीनरी सेवियर्स बनाया जा रहा है। तो कैसे बनाया जा रहा है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगा सकें, और ये लोगों को बताएगी कि कौन से एरिया में जो हैं वो नर्सरीज हैं जो आपको फ्री में प्लांट्स और सैपलिंग्स देंगे, मतलब जो बीज हैं वो दिए जाएंगे, प्लांट्स दिए जाएंगे, ताकि आप फ्री में जो है मिलेगा तो आप उसको लगा सकते हो। तो इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाना है उसके बारे में बताती है। तो आई रखवाली बाय द पंजाब गवर्नमेंट। तो रिसेंटली एक न्यूज़ और, जो पीसीएस फिर से 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें चांसेस हैं कि 100% क्वेश्चन आने के कि ये आएगा, लेकिन ये सबको आता होगा क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही कि विनी महाजन जी को जो है वो चीफ सेक्रेटरी लगाया गया पंजाब का। चीफ सेक्रेटरी, अब क्यों इंपॉर्टेंट है विनी महाजन जी का नाम? क्योंकि ये पहली वोमेन है जिनको चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे पंजाब गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो अगेन पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़ उससे है, कि पंजाब की कैपिटल के जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वीपी सिंह बदनौर, और हमारे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र सिंह प्रधान, उन्होंने इनॉग्रेट किया बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस। इसका मतलब कि अगर आपकी बैटरी कहीं पर डिस्चार्ज हो जाती है तो आप जो है वो वहाँ पे जो है वो बैटरी फैसिलिटी होगी, जो खोले जाएंगे ये बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी सेंटर्स, तो वहाँ पे जो है वो आप बैटरी को स्वैप कर सकते हो, उसी टाइम पे स्वैप कर दिया जाएगा, इतने में वो चार्ज कर देंगे, बाद में आप वहाँ से ले सकते हो, उसकी कुछ मिनिमल कॉस्ट जो है वो रखी जाएगी। तो ये चंडीगढ़ की तरफ से जो है वो स्टार्ट किया गया। तो ये दो चीज़ें आपने जो है वो जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं फिर से पिक्चर से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जस्ट कोई क्वेश्चन रह ना जाए इसलिए हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया, अदरवाइज इसको छोड़ भी दोगे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चे मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर आपने साइट से सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं किया, प्लीज़ सारे कवर कर दिया करो, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया कि एक गवर्नमेंट का आप कह सकते हो कि सेंटर है, दैट इज़ द सी कैंप, उन्होंने स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ क्या किया है? पैक्ट साइन किया है। अब ये पैक्ट क्यों साइन किया है? इस पैक्ट के पीछे कारण था कि जो भी हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक कोई हम कह सकते हैं अफोर्डेबिलिटी और असेसिबिलिटी से रिलेटेड, कि किसी को हेल्थ नहीं मिल रही है या किसी को बहुत महंगी लग रही है, तो उसको हम किसी तरह से इम्प्रूव कर सकें, तो ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया। और सी कैम का मतलब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म, उन्होंने ये पैक्ट जो है वो स्वीडन के साथ साइन किया। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि इंडिया ने हेल्थ केयर के लिए जो पैक्ट है वो कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है? स्वीडन के साथ साइन किया है। मेरे ख्याल से सारी की सारी न्यूज़ आपको समझ आ गई होंगी। तो आपको 300 लाइक्स गाइस यहाँ पे देने हैं, मतलब जितने ज़्यादा लाइक्स करोगे हम अलग अलग तरह के कंटेंट्स आपको लेके आएंगे। जैसे आप ही के लाइक्स के कारण जो है हम इस इनिशिएटिव पे पहुंचे हैं कि हम हर हफ्ते जो है वो आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आया करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स भी लेके आया करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और ये अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और साथ ही साथ आप हमारे सब्सक्राइब करो करंट अफेयर्स को, और हमारा ये पूरा का पूरा गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड होगा वो हमारी वीडियो या हमारे नोट से बाहर नहीं होगा। और भी ज़्यादा न्यूज़ को, किसी भी दिन की न्यूज़ को, किसी भी मंथ की न्यूज़ को देखने के लिए आप हमारी साइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।